हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। समय के साथ साथ आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और पढ़ाई को धीरे धीरे आगे भी बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फिर इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड का केस। एक सोलेनॉइड का केस हम लोग पढ़ने वाले एम्पियर सर्किटल लॉ में, जो कि हमारा सीबीएसई डिमांड करता है। लेकिन जो आज सोलेनॉइड के केस हम पढ़ने वाले हैं वो प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। लेकिन वो सोलेनॉइड का आइडिया आपको, जो आइडियल सोलेनॉइड हम पढ़ने वाले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे छिपा हुआ है। तो बच्चों, आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी टुडेज सेशन। सो बच्चों, अभी हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये समहाउ कुछ प्रॉपर्टीज वैसी ही लगने वाली है जैसे आप लोगों ने अभी तक कौन सी पढ़ी है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते थे। लेकिन यहाँ पर कभी नहीं बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां पर बोल देते थे। आपको धीरे धीरे इसका रीजन भी समझ में आएगा, बट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाने वाली है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी देखिए। पहले थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को सभी को पता है मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल। तो बच्चों, इनकी जो पोल होती है ना, इनकी एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स योर पोल स्ट्रेंथ। बात समझ में आई। जैसे वहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता था 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नेट की ताकत उसकी पोल स्ट्रेंथ बताती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। याद कीजिए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हम लोगों ने पॉजिटिव मान ली। कन्वेंशन है, इसकी पोल स्ट्रेंथ हम लोगों ने नेगेटिव मान ली। तो ये समहाउ वैसा ही नहीं बना जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन। अरे सर, ये तो डाइपोल मोमेंट की फील दे रहा है। या एग्जैक्टली, वहां पर हम उसको डाइपोल मोमेंट बोलते थे, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। फॉर्मूला वहां पर Q इंटू एल होता था, यहाँ पर M इंटू एल हो जाएगा। डायरेक्शन वहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी, यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ हो जाने वाली है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि ये हमेशा कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है और टूवर्ड्स द साउथ पोल जा रही है। तो ये अगर हम बात करें कि एंड गोज टूवर्ड्स द साउथ पोल की तरफ जाती है, बट ये यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। जैसे वहां पर क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चे पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी और टर्मिनेट कहाँ पर होती थी, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनेट या टर्मिनेट जैसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि बाहर निकलती है नॉर्थ पोल से और अंदर की तरफ जाती है साउथ पोल। तो आउटसाइड द मैग्नेट की अगर हम बात करें, आउटसाइड द मैग्नेट के दो क्लाउड बनाए हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर देखिए रेड वाली लाइंस को, तो मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जा रहा है बेटा, साउथ से नॉर्थ। यानी ये हमेशा, पहली बात तो एक क्लोज लूप बनाती थी, लेकिन वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी। फिर आइए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती थी। याद कीजिए बच्चों, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते थे, याद करना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास E है, तो अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये मुझे E की भी डायरेक्शन देता था और ये मुझे फोर्स की भी डायरेक्शन देता था, क्योंकि फोर्स E की डायरेक्शन के ही लॉन्ग लगने वाला था। या तो टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अवे फ्रॉम द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर टेंजेंट क्या देता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी और फोर्स की डायरेक्शन भी, दोनों ही चीजें देती थी। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या देगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा टेंजेंट। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे बच्चे, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स, वहां पर भी यही पढ़ा था, नेट मैग्नेटिक फील्ड को। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बी लिख रहा हूं या ई लिख रहा हूं ना बच्चों, तो ये क्या होता है बच्चे, ये ई नेट या बी नेट होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने देखा था, किसमें देखा था, याद कीजिए। ये डाइपोल था, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था। ए पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हमें निकालना था
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी। तो इस पॉइंट पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ई नेट। सिमिलरली इन द सेम फैशन जब भी बी किसी भी पॉइंट पर हमें मिलेगा तो वो B1 B2 नहीं देता, वो बी नेट देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स नेट मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई। वहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है कि टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट हैज टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। फिर बात करते हैं, देखिए ये डायग्राम देखिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ये आगे जाती जा रही है डेंसिटी कम होती चली जा रही है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करें, ए और बी को अगर मैं कंपेयर करूं, तो ए पर मुझे क्या लग रहा है कि लाइंस बहुत पास पास है, यानी डेंस्ड है। तो जहां डेंसिटी हाई होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बहुत हाई होने वाली है। वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होगी वहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ए पर डेंसिटी ज्यादा है, पास पास है, बी पर डेंसिटी कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी। फिर वहां पर याद करो हम बात करते थे कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेसिकली है तो इमेजिनरी, हमें थोड़ी ना पता है किस मैग्नेट में से कितनी लाइंस निकल रही है। तो ये तो हम लोगों ने माना था वहां पर भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक चार्ज से कितनी निकलने वाली है वो हमने डिसाइड करना है। मैंने बोला 1 कूलम्ब से 10 लाइंस निकलती है, तो 2 कूलम्ब से कितनी हो जाएगी 20, 3 से कितनी हो जाएगी 30 इन 100। एक बच्चे बोला मैं तो 1 से 100 मानूंगा, तो 2 से 200 मान लो भाई, टोटली हमारी चॉइस थी। तो यहां से भी सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी निकलने वाली है वो डिपेंड करेगा केवल और केवल पोल स्ट्रेंथ पर। पोल स्ट्रेंथ कम तो कम मैग्नेटिक लाइंस हो जाएंगी, पोल स्ट्रेंथ ज्यादा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। आई होप ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। अब ये कुछ डायग्राम्स थे जो बहुत बेसिक कई बारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, कि ये डॉट ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन हमें आनी चाहिए। लास्ट वीडियो में डायरेक्शन निकालना सिखाया था तो उसको एक बारी देख लेंगे आप लोग। थंब कर्ल द फिंगर, फिंगर विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और देखा भी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी। अब इस वायर को ऐसे ना करके ऐसे इन दी प्लेन ना करके ऐसे रख देंगे हम लोग, तो अब इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बनने वाली है, ठीक है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसको ऐसे रख दीजिए, ब्लू वाली करंट कैरिंग वायर है बच्चों, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनने वाली है, ये बीच में से ऐसे और फिर ऐसे ऐसे गुच्छे बनते चले जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये कुछ बहुत बेसिक से डायग्राम है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बच्चों सोलेनॉइड के बारे में। सो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड। अच्छा, कभी कभार सोचने पे विवश हो जाते कि ये सोलेनॉइड होता कैसा है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में चलते हैं मेरे बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है आप लोगों ने वहाँ पर रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर करके कुछ चीज़ देखी है लैब में, देखिए ना। एक सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल शेप पे बहुत सारी वायर लपेटी गई है ना, बहुत पास पास। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दूर 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 दिखाई दे रहा है कि आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ इसको समझ पाए। तो सोलेनॉइड का डायग्राम ऐसा भी दिखता है, ये भी दिखता है, तो अब समझ में आ गया कि एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मान लो ये एक सिलेंडर है, इस पे हम लोगों ने वायर को लगा दिया और उसमें करंट फ्लो करा दिया तो सोलेनॉइड बन गया। बाद में इसी का एक और नाम बोला जाता है बेटा जिसको हम बोलते हैं इंडक्टर। अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेजिस्टर, कैपेसिटर, और हम एक और पढ़ने वाले इंडक्टर, वो सेम यही होता है, ठीक है ना। अब ये हम लोगों को पता लगा, ये एक्सिस है जो रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है सेंटर से पास हो रही है। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर बेसिकली जो ये सोलेनॉइड है ये तो बहुत सारे रिंग का कलेक्शन है ना, और ये क्या बन गई उसकी एक्सिस, और हमें कहाँ निकालना है, एक्सिस पर ही निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। ओए 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 ओए। और उससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने सीखी थी। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हमें तो इसकी एक्सिस पे निकालना है सर, एक्सिस पे निकालना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस डायग्राम को ये रिप्रेजेंटेशन करना है ना। इस वाले डायग्राम को बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है, देखिए सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा ना आपको, लंबा सा सिलेंडर, बीचों बीच से काटो तो ये बना आपके पास। नाउ दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू, आधा सिलेंडर। अब इस आधे सिलेंडर को हमने कैसे बनाया, ध्यान से देखिए, जो कि करंट की डायरेक्शन को एम्फसाइज कीजिए। करंट अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, और बाहर वाली डायरेक्शन को, यानी यहाँ से बाहर ऐसे घूमा, फिर अंदर, बाहर घूमा, अंदर। तो बाहर की डायरेक्शन को हम लोगों ने डॉट से रिप्रेजेंट किया, अंदर की डायरेक्शन को हम लोगों ने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ से यहाँ ये रेड वायर दिखा दी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो दिस इज क्रॉस सेक्शन व्यू। अब सोलेनोइड को पढ़ने से पहले हमें कुछ 3 पैरामीटर्स और इसके ध्यान देखने हैं। पहला पैरामीटर है बच्चे कैपिटल एन, दूसरा पैरामीटर है बच्चों स्मॉल एन, एंड तीसरा पैरामीटर है एल। बहुत सिंपल सी बात है। कैपिटल एन क्या होता है बेटे, टोटल नंबर ऑफ टन्स। इस सोलेनोइड में टोटल कितने नंबर ऑफ टन्स है, वो हमें, अगर लॉन्ग सोलेनोइड हुआ तो हमें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें जो 99% डेटा गिवन होता है वो ये एन गिवन होता है। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, और एल क्या, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। चलिए, तो ये क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टन्स, टोटल नंबर ऑफ टन्स, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और ये क्या हो गया बेटे, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में रिलेशन क्या बन जाएगा। मान लो हमें लेंथ ऑफ द सोलेनोइड दे दी 10 सेंटीमीटर, और बोला गया हर एक सेंटीमीटर में 10 टन है, तो टोटल 10 सेंटीमीटर में 100 कैसे पता लगा सर, 10 इंटू 10 100। 10 क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ टन, स्मॉल एन, तो कैपिटल एन क्या बना बच्चों, कैपिटल एन इज स्मॉल एन इंटू एन। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें तो इसके पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और डायरेक्शन तो हम लोग राइट हैंड रूल से यूज करेंगे। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर वायर है, कर्ल द फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल करके देखिए, डुंच डुंच, हर डायरेक्शन में थंब एक ही डायरेक्शन में, और ये हम लोगों ने इस वाले टॉपिक में भी देखा था। चाहे आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाने वाली है, या तो वो एक्सिस के राइट जाएगी या वो एक्सिस के लेफ्ट जाने वाली है। ऐसा नहीं होगा यहाँ से देखेंगे तो राइट, वहां से देखेंगे तो लेफ्ट, नो 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 नो, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, या तो सीधा राइट में जा रही होगी या लेफ्ट में जा रही होगी। चलिए, तो डायरेक्शन तो हम निकालेंगे राइट हैंड रूल से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या देखना बच्चों, हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू का फंडा देखना है। क्रॉस सेक्शनल व्यू हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि जी ये रहा क्रॉस सेक्शनल व्यू। समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना। और ये क्या बनी बच्चों, इसकी एक्सिस। चलो जी, इस एक्सिस पे ये पी पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना। अब हमें इतना तो समझ में आ गया ना बच्चों कि यहाँ बहुत सारे सर्कुलर रिंग्स का कलेक्शन है, और सर्कुलर रिंग है तो ये रिंग की क्या बनी, एक्सिस, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट यूज में आने वाला है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x दूरी पर जाकर बच्चों, P पॉइंट से x दूरी पर जाकर हम एक dx की एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये dx इसकी विड्थ हो गई, तो बेसिकली ये थोड़ी dx मोटाई की एक रिंग बन गई, और उस रिंग का ये बन गया एक्सिस वाला x पॉइंट, और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r। तो सम सेम वही पैरामीटर ले लिया। तो इस dx मोटी रिंग के कारण इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, तो dB का फॉर्मूला बना बच्चों, म्यू नॉट I करंट जा रहा है, I करंट इंटू R स्क्वायर बाय 2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन बच्चों अब दिक्कत ये आई कि क्या सर इसमें एक ही टर्न है क्या, नहीं, हमें क्या पता, हमें तो क्या पता है कि n नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है। अरे सोचो ना कि अगर n नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है तो इस छोटी सी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टन्स। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चों। कैसे निकाला था,
एन इंटू एल कर देंगे सर। एन की वैल्यू देखिए तो स्मॉल टोटल टन्स कितने हो गए सर, एन इंटू डी एक्स। तो यहां पर रख दो बच्चों एन इंटू डी एक्स। लो जी ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बना। अच्छा क्या सभी मैग्नेटिक जो ये रिंग्स बनेंगी डीएक्स 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 की, क्या सभी की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में? यस सर, सभी एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे। वेरी गुड। अलग अलग डायरेक्शन में होती तो कंपोनेंट में रिजोल्व करके करना पड़ता, लेकिन अभी सेम एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अब इशू यह है कि बेटे हमें एक्स कुछ भी नहीं पता, हमें बोला गया एक्सिस पे निकाल दो एक्सिस पे। तो अब हमें एक्स और डी एक्स को ना क्या करना है, हमें इसके लिमिट्स चेंज करती है। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि x कहाँ पर है हमें नहीं बोला गया। सेंटर पे निकालना है, एंड पे निकालना है, l/4 पे निकालना है, l/2 पे निकालना है, बोला कि एक्सिस में निकाल दो। जनरल केस कर रहे तो जनरल केस में रिंग पे स्मॉल एलिमेंट 11th में सिखाया था। जल्दी बताइए कैसे निकालते थे? अरे सर रिंग है ना तो थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग एलिमेंट ले लेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनो बच्चों, मैं इस P पॉइंट से थीटा पर गया और ये डी थीटा की मैंने एक रिंग ले ली, रिंग का एलिमेंट ये। अब मैंने क्या किया, x और dx को ना थीटा डी थीटा में कन्वर्ट करना है। प्लीज पे अटेंशन। अब ये क्या हो जाएगा देखिए मेरे बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। इस P पॉइंट से ये वाला एंड, इस P पॉइंट से ये वाला एंड कितना एंगल बना रहा है? लो जी ए P पॉइंट को इस एंड के साथ जोड़ दिया, इस एक्सिस से ये वाला एंगल लेट्स से थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस P पॉइंट से ये वाला एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थीटा 1। देखना ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन। थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने लिख दिया थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बेटा प्लीज इस चीज का ध्यान ध्यान रखना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, x dx को थीटा डी थीटा में कन्वर्ट करना है, और थीटा डी थीटा में कन्वर्ट करने के बाद डी थीटा की लिमिट कहाँ से आ जाएगी? थीटा 1 से लेके थीटा 2। लो जी बहुत सुंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करें, ध्यान से देखो P M N A वाले छोटे से, ये हमें x है ये हमें r है, बनाने की कोशिश करो। P M N ये हमें पता है r रेडियस है, ये हमें पता है x है, और ये हमें पता है थीटा एंगल माना है हम लोगों ने, है ना। तो सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यस सर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो क्यों ना बेटे यहाँ से टेंजेंट थीटा लिखा जाए। टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? r/x। हमें x और dx को कन्वर्ट करना है ना थीटा डी थीटा में। तो देखिए x और थीटा की टर्म आ गई हमारे पास, तो x दिस इज इक्वल्स टू r/tan थीटा, दिस इज इक्वल्स टू r टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा? cot थीटा। लो जी x की वैल्यू तो हमें पता लग गई। अभी और क्या करना है, हमें तो d थीटा भी चाहिए सर, dx भी चाहिए, तो क्यों ना x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, क्यों ना इसको d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो यहाँ पे बना dx/d थीटा, ये बना बच्चों r cot थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर थीटा। लो जी भैया, तो यानी dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? माइनस r cosecant स्क्वायर थीटा, cosecant स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर ये सब चीजें आ गई तो देखिए हमें x चाहिए था, हमें dx चाहिए, x और dx, बाकी सब चीजें तो हमें पता है। रखो वैल्यू, तो db की वैल्यू कितनी बनी बच्चों? db की वैल्यू बनी न्यू नॉट i r स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। देखिए x की वैल्यू को रखिए बेटे r cot थीटा, x का स्क्वायर है बच्चों, तो प्लस r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। चलिए n की वैल्यू n रहेगी, dx की वैल्यू देखिए, dx की वैल्यू है माइनस r cosecant स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो माइनस r cosecant स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटे प्लीज पे अटेंशन, माइनस को अगर मैं बाहर लेके आ जाऊं, माइनस बाहर आ गया, म्यू नॉट आ गया बाहर, i इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू n इंटू cosecant स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो नीचे से ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन आर स्क्वायर की पावर है 3/2, आर स्क्वायर की पावर है 3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे? r क्यूब बाहर आ गया, ध्यान से रखना बच्चों।
तो यहाँ से 2 बाहर, आर क्यूब बाहर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। मैथ्स की आइडेंटिटी होती है मेरे बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सभी बोलेंगे वेरी गुड, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। चलो तो माइनस म्यू नॉट, देखिए आर क्यूब विल कैंसिल आउट, आई इंटू एन कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। दोबारा देखिए कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 है, तो कॉसिकेंट की पावर 3 थीटा मिलेगा। ध्यान से देखिए ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है। अब 1 बाई कॉसिकेंट क्या होता है बेटा, साइन होता है सर, तो ऊपर लेके आ जाइए, तो व्हाट विल वी हैव, म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अरे ये तो बहुत इजी बन गया बच्चों हमारे पास, बना ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेट करना है बच्चों इसको, तो dB का इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 बाहर लेके आ जाओ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। बस याद रखना है कि कहाँ से कहाँ लेके गए हो आप, थीटा 1 थीटा 2 एक ही डायरेक्शन में, दैट्स इट जो आपको याद रखना है बस। चलिए तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो b कितना आ जाएगा बच्चे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही वो वाला फॉर्मूला है बेटे जिससे अब हम लोगों को अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारा सोलेनॉइड इनफाइनाइट आ जाए तो, सेमी इनफाइनाइट आ जाए तो, फाइनाइट आ जाए तो, और ये थीटा 1 थीटा 2 क्या ये सोलेनॉइड के अंदर ही पॉइंट होना चाहिए, बाहर पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो भी क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। सभी क्वेश्चंस का आंसर है यस। बस आपको याद क्या रखना है, ये फिगर आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से लिया है वो भी बैठ जाना चाहिए, और ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि यहाँ से केवल और केवल मैग्नीट्यूड आने वाला है बच्चों, और मैग्नीट्यूड आएगा तो डायरेक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके केसेस के बारे में डील करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोगों को समझ में आया, एक फॉर्मूला आया b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये दो एग्जाम्पल दे रखे, देखिए अभी तक पॉइंट भी हम लोगों ने एक्सिस पे मतलब अंदर की तरफ आना था, दोनों केसेस में बाहर आ गया है। हमें थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनिए। अब हमें गिवन क्या है, एक्सिस से ए डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल 60 गिवन है, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 30 गिवन है आपके पास। लेकिन जब डेरिवेशन किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था, थीटा 1 थीटा 2 सेम होने चाहिए, और उसमें कहाँ पे था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टेंशन मत लेना, ये वाली वैल्यूज भी रखोगे क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है, वैल्यूज भी रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस के कोई भी इशू नहीं रहने वाला क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। नहीं तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन स्पेसिफाई की थी, यहाँ से ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा 1 और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा 2। चलिए तो थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चे, ये 60 गिवन है तो 120, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, ये 30 गिवन है तो ये 150। टेंशन मत लेना, आंसर दोनों से आएगा, बट याद क्या रखना, थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, एक हमें ए डायरेक्शन में दे दिया, एक हमें इस डायरेक्शन में दे दिया, तो इस वाले एंड को ज्वाइन करने वाला तो थीटा 1 था, यानी थीटा 1 तो 150 आ ही गया। क्या मैं थीटा 2 को 60 डिग्री ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, सेम डायरेक्शन में बोला था सर ने। लेकिन यहाँ पर थीटा 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा 2 को अगर मैं चाहूँ तो 60 ले सकता हूँ, और थीटा 1 को मैं चाहूँ तो 30 ले सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये भी सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग प्रेफरेंस क्या देंगे, जैसे हम लोगों ने अपनी डेरिवेशन किया था तो उन्हीं वाली डायरेक्शन को हम प्रेफरेंस देते रहे। चलिए अब हम बात करें तो फिर थीटा 2 क्या हुआ इस केस में, तो ये 20 है तो ये कितना एंगल बन जाएगा बेटे, 120। तो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 120 डिग्री,
है ना, और थीटा 1 कितना हो गया बच्चों 150 डिग्री। चलिए तो हमें समझ में आ गया, बेसिकली हमें ये वाला रिजल्ट याद रखना है और थीटा 1 थीटा 2 कहाँ से हमें लेना है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास जो सोलेनोइड है वो लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनोइड आ गया, इनफाइनाइट, अब ध्यान से सुनना बच्चों, इनफाइनाइट सोलेनोइड, अच्छा ये वाला पी पॉइंट है। अब इनफाइनाइट सोलेनोइड आ गया ना, यहां से यहां ज्वाइन करने वाला थीटा 2, यहां से यहां ज्वाइन करने वाला थीटा 1, लेकिन इनफाइनाइट है। अच्छा ये बताइए इनफाइनाइट कैसी टर्म है? इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। मेरा हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैं किस पॉइंट पर चूज कर रहा हूं। यानी दिस इज आर एंड दिस इज एल। इफ एल इज ग्रेटर 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 देन आर तो मैं एक फाइनाइट सोलेनोइड को भी इनफाइनाइट बोल सकता हूं। कंडीशन है, ये रिलेटिव टर्म है बच्चों ये, तो ये इनफाइनाइट की कंडीशन हो गई। अच्छा अब एक बात बताइए, इनफाइनाइट मतलब इसके कंपैरेटिवली ये वाली लेंथ बहुत बड़ी है। अगर बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। ये देखना, ये एक लेंथ है जो कि फाइनाइट है और ये वाला पॉइंट बहुत, लो जी ये बहुत पास पॉइंट दे दिया, ध्यान से सुनना। ये इसकी एक्सिस हो गई ब्लैक वाली, ये पी पॉइंट हो गया। इस एंड को जोड़ो तो ये एंड देखिए कितना एंगल बना रहा है, ये समहाउ थीटा 1। इस एंड को देखिए समहाउ थीटा 2, है ना। लेकिन आपको नहीं लग रहा बच्चों कि इधर बनाएंगे तो ये ओवरलैप ही होने के चांसेस लग रहे हैं। यानी थीटा 1 अगर इनफाइनाइट हुआ तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। देखो समझाने की कोशिश करता हूं, इस पी पॉइंट से ये एंगल, यही तो एंगल है ना बच्चों आपका थीटा 2। थीटा 2 जैसे 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 दूर जाता चला जाएगा, कम ये कम ये कम और कम, और ये लेंथ और बढ़ती चली गई तो ये थीटा की वैल्यू 0 इधर आई, धीरे 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 इस तरफ चली तो ये और बढ़ता चला जाएगा, कम 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 कम, यानी ये 180 डिग्री। तो यानी एक आपके पास थीटा 1 की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी और थीटा 2 की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री आ जाएगी। याद करना बच्चों, थीटा 1 ये वाला एंगल माना था हम लोगों ने, तो इनफाइनाइट केस में थीटा 1 की वैल्यू 180 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 डिग्री। एंड वाइस वर्सा, कैसे भी ले लो, थीटा 1 थीटा 2 जहां से आपका मन करे पुट कीजिए। बी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था बच्चे हमारे पास, म्यू नॉट ni/2 cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। देखिए ध्यान से, थीटा 1 माइनस 1, थीटा 1 की वैल्यू है 180 डिग्री और 180 बोले तो -1, थीटा 2 की वैल्यू है 0 डिग्री, थीटा 2 0 डिग्री बोले तो 0, cos 0 माइनस cos 180, ठीक है ना बच्चों। cos 0 1 माइनस 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 1, यानी ये आंसर कितना आया बेटे 1 + 1 2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट ni/2 × 2 2 विल कैंसिल आउट, तो b दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni। वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। याद करो कि अगर एक लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनोइड आ गया तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni, म्यू नॉट ni, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लो। अब इसी में कहते हैं कि अगर सेमी इनफाइनाइट आ गया, सेमी इनफाइनाइट समझ में आ गया बच्चों। देखो ऐसा है, प्लीज पे अटेंशन, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब हमें इसके इस एंड पे निकालना है, तो ये एक्सिस हो गई बच्चों। दोबारा देखिए, इसके इस एंड को ज्वाइन कर देंगे तो एक एंगल कितना बना बच्चे, थीटा 1 की वैल्यू मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। इसके इस एंड को जोड़ेंगे तो बेटा ये वाला एंड देखिए, ये वाला, ये थीटा 2, ये थीटा 2 कितना बनेगा बच्चों, थीटा 2 तो सर 0 ही बन जाएगा, है ना।
इनफाइनाइट है, जोड़ो, यहां से ऐसे चलते चले जाएंगे तो ये 0 और ये 180 डिग्री, इसी पॉइंट पर 90 और दूसरा कितना बन जाएगा बच्चों 0 डिग्री। चलिए जी स्टार्ट कीजिए। अब cos 90 क्या होता है 0, यानी cos की एक टर्म खत्म हो जाएगी और cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा एंड्स पर, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड, ये एंड ही तो हो गया ना बच्चे, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ध्यान से देखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2, सेंटर पर एक्सिस पे कितना है बच्चों म्यू नॉट एन आई, एंड पे कितना आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2। समझ में आ गया। अब यहां से आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि सेंटर से आगे चलेंगे किसी भी एंड की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाता है, बिल्कुल गलत सोच है। लिटरली होता क्या है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना बच्चों, 1000 सेंटीमीटर और ये 2 mm के कंपैरेटिवली देखो बच्चों 1000 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली 1000 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली 2m बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। अब इसके सेंटर पे तो हमें एक्सिस पे तो पता लग गई म्यू नॉट एन आई बाई 2 एन आई होता है, इसके एंड पर हमें पता लग गई बच्चों म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, होगा क्या, जैसे ही मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं जैसे यहां से 28 सेंटीमीटर चलूंगा, बस 28 सेंटीमीटर, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है 28। अब देखिए 1000 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली 28 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल, यानी हम कह सकते हैं कि इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। प्लीज पे अटेंशन, कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। ये डेटा वैसे मैं चाहूंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट नो यूज, तो आप ऐसे याद कर लो कि अगर 1000 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है तो केवल एंड से जैसे ही मैं 28 सेंटीमीटर पे आऊंगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो म्यू नॉट एन आई बाई 2 था ना, वो म्यू नॉट एन आई डायरेक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है, यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है और एक्सपोनेंशियली घट जाता है। और यहां से यहां कैसा रहने वाला है, एकदम यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहने वाली है। और फिर जैसे दूसरे एंड पे जाएंगे फिर एक्सपोनेंशियली कम होता चला जाएगा। रियलिस्टिक अगर हम बात करें तो रियलिटी में तो ऐसा ही होता है, रियलिटी में तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे लिए 99% कौन है, आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल सोलेनॉइड क्या है, हम एक इनफाइनाइट, एक लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड लेके चलेंगे। और इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई, यानी उस एंड से लेके उस एंड तक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर ही रहने वाला सीधा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर ही रहने वाला है सीधा, तो बाहर कितना होगा सर, बाहर तो निकल ही नहीं पाएगा। थोड़ा डायग्राम के साथ समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अब ये आपके पास 2 सोलेनॉइड है, रियलिटी में तो सोलेनॉइड ये है और हम आइडियल सिचुएशन मानेंगे तो ये वाला है। तो रियलिटी में तो देखा है आप लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सपोनेंशियली घटेगी फिर कांस्टेंट। देखो अगर हम थोड़ा सा यहाँ से बात करें, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, यहां से यहां तक धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, और फिर ये क्लोज लूप में बनेंगी, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अगर आइडियल की बात करेंगे तो आइडियल में तो यार एक लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, लॉन्ग इनफाइनाइट सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट रहने वाली है, बाहर तो 0 है। तो आइडियल केस में बाहर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, बी आउटसाइड 0, और अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अब एक ग्राफ आप लोगों के बुक्स में मिला होता है कि देखिए रियलिटी में तो जो रियलिटी का कर्व बनता है, रियलिस्टिक में तो मैग्नेटिक फील्ड का कर्व ऐसा बनता है, ठीक है ना। और जो हम लोगों पढ़ते हैं जो सोलेनॉइड, उसका कर्व ये गिवन होता है, ये एंड्स पर हो जाएगा बच्चों,
ये एक्सिस पर हो जाएगा बच्चों b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2। ठीक है ना, ये आइडियल के बारे में बात कर रहे थे, रियलिस्टिक तो यही होता है आप लोगों के पास। आई होप ये सोलेनॉइड का बेसिक कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि सोलेनॉइड का प्रूफ b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 थीटा 1 थीटा 2 सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर देखा कि सोलेनॉइड अगर रियलिस्टिक तो ये रहा आपके पास, आइडियल ये रहा आपके पास। फिर हमने देखा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, कॉर्नर्स पे मतलब एंड्स पे आधी हो जाती है, लेकिन ये बहुत जल्दी ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। ठीक है ना, और फिर यूनिफॉर्म रहती है। आप लोगों के लिए आइडियल सिचुएशन आने वाली, और आइडियल सिचुएशन में हमें याद रखना है कि अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गया तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई रहती है, और बाहर कितनी रहती है आउटसाइड द सोलेनॉइड, 0। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट किए। हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया वो बाइट-सावर्ट लॉ था, उसके बेसिस पे जितनी भी उसकी एप्लीकेशन थी सीबीएसई प्लस आईआईटी जेईई मेंस लेवल पे हम लोगों ने कोशिश की अपने लेक्चर्स को लेके जाने के लिए। फिर हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में बात करी थी एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों को समहाउ याद देता था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पर हम लोग एक हाइपोथेटिकल सरफेस चूज करते थे, है ना, कौन सा, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लूप कंसीडर करेंगे, वो 3D होता था, ये 2D है। ठीक है ना, और दोनों ही लॉज एप्लीकेबल होते हैं सिमेट्री, हाईली सिमेट्री सरफेसेस के लिए। तो हमें वो 4 स्टैंडर्ड पॉइंट्स यूज करने चाहिए। ड्रॉ सिमेट्रिक, वहां पर गॉसियन सरफेस, यहाँ पर एम्पीरियन लूप, कैलकुलेट वहां पर E डॉट डी एस, यहाँ पर B डॉट डी एल, फिर वहां पर Q इनक्लोज्ड, यहाँ पर I इनक्लोज्ड। और ये सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत सिमिलरिटी वे में देखते हुए कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी। हम लोगों ने वहां पर देखा था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट इनफाइनाइट वायर के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर वायर हमारे पास होलो है, सिलेंड्रिकल वायर है, इनफाइनाइट है, तो उसके एक्सिस पे कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, आउटसाइड कितना होगा। ग्राफ का भी वेरिएशन देखा था। एंड सिमिलरली इन द सेम फैशन अगर हमारे पास वायर सॉलिड है तो क्या होने वाला है। आज हम लेके आए हैं वही केसेस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, बट बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। हालांकि टेंशन नहीं लेना, ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, म्यू नॉट एन इनटू आई। ठीक है ना, और सेकंड केस है टोरॉइडल सोलेनॉइड। बेसिकली टोरॉइडल सोलेनॉइड होता क्या है, जो वो लॉन्ग सोलेनॉइड है ना बच्चों, सिलेंडर की शेप में, यानी ऐसे करके ना, ऐसे मैंने राउंड कर देना, बस रिंग की शेप में बना देना है, वो टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड बन जाता है। अब हमें इन्हीं केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अभी तक हमें इतना समझ में आ गया कि अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो अंदर कितनी होगी बच्चे, म्यू नॉट एन इनटू आई। क्या सेम रिजल्ट हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ से आएगा? क्या आना तो चाहिए, बस लगा के देखते। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तरीके से समझने की कोशिश करना। टिल नाउ जो हम लोगों ने देखा है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे वाली सभी वीडियोस को आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू, डॉट रिप्रेजेंट्स की करंट बाहर आ रहा है, क्रॉस रिप्रेजेंट करंट अंदर जा रहा है, यानी करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है। ये वाली पॉइंट एक्सिस है, हमें एक्सिस पे छोड़ो, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पी पर निकालना है। तो पहला पॉइंट क्या था, वी हैव टू ड्रॉ अ एम्पीरियन लूप। तो इस केस में जो हम लूप बना लेते हैं बच्चों, वो एक रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। लीजिए ये हमारे पास एक लूप बन गई। इस लूप की जो ये लेंथ है L है बच्चों, और जो हमें पैरामीटर्स गिवन है वो वही है। एन हमें गिवन है, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अभी लूप मानिए तो लूप की डायरेक्शन भी चूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चों। तो हम लोगों ने क्या बोला, देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है बच्चों, और सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आइडियल सोलेनॉइड है तो कांस्टेंट रहेगी, यानी बी इनसाइड कैसी रहेगी बच्चों, बी इनसाइड कांस्टेंट। जल्दी बताइए बी आउटसाइड कितनी हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड। बी आउटसाइड कितनी हो जाएगी सर, आइडियल सोलेनॉइड है, बी आउटसाइड कितनी हो जाएगी, 0।
यानी बाहर सोलेनॉइड यहाँ तक है बच्चों, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 और अंदर जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ए डायरेक्शन में रहेगी। तो अब लूप की डायरेक्शन चूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी चूज कर लीजिए जैसे आप लोगों का मन करे। तो हमने लूप की डायरेक्शन मानी ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान से सुनना बच्चों, लूप की डायरेक्शन हम लोगों ने चूज कर ली। चलिए अब अगर हम बात करें कि ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ये डी बन गया, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन। और ये क्लोज लूप माना है हम लोगों ने, है ना, कुछ सोलेनॉइड के अंदर है, कुछ सोलेनॉइड के बाहर है। चलिए तो जब हम लोग LHS के बारे में बात करेंगे तो LHS को हम लोगों ने क्या लिखा, बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल्स टू, अब ओपन कीजिए बेटा इसको, ये तो क्लोज इंटीग्रल था ना, अब हम लोगों ने क्या किया, इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ए बी, बी डॉट डी एल प्लस बी सी, बी डॉट डी एल प्लस सी डी, अगेन बी डॉट डी एल एंड प्लस डी ए, बी डॉट डी एल। अब ध्यान से देखना बच्चों, बी डी एल को जब आप हम ओपन आउट करेंगे तो बी डी एल कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। तो डी एल की डायरेक्शन नीले वाले से दिखाई दे रही है, बी की डायरेक्शन ब्लैक वाले से दिखाई दे रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 0 डिग्री। देखना बी की वैल्यू सॉरी डी एल की वैल्यू ऊपर है, बी की वैल्यू इधर है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, 90 डिग्री। यहां पर देखिए बच्चों, थीटा की वैल्यू तो बनी 180 डिग्री क्योंकि डीएल इधर है और बी इधर है, लेकिन आउटसाइड है। थीटा की वैल्यू तो बनी बच्चों 180 डिग्री, लेकिन आउटसाइड दी सोलेनॉइड है, तो बी की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0 डिग्री। इस केस में देखिए बच्चों, बी नीचे है, डीएल इधर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 90 डिग्री। चलिए ध्यान से देखिए, ये ABCD हम लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब हम इसको जब ओपन आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरे A से B में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाला है, यानी B को बाहर लेके आ जाइए। और DL cos 0, cos 0 होता है 1, यानी DL cos 0 प्लस BDL cos 90, BDL cos 90 0, cos 90 0 प्लस B 0 है तो 0 प्लस अगेन BDL cos 90 बनेगा बच्चों, BDL cos 90 बना तो बच्चों ये भी क्या बना, 0। यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके कारण आएगा बेटा, AB के कारण। चलिए तो BDL, अब DL क्या है, लेंथ कितनी मानी हुई है हम लोगों ने, L, तो ये बना बच्चों BL। लो जी, यानी ये B डॉट DL की वैल्यू आ गई हमारे पास BL, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी हमसे बोला गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्या बेटा, करंट इन दी एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब करंट इन दी एम्पीरियन लूप में देखिए, इस लूप में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, कि क्या गिवन है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस लूप के अंदर कितने टर्न्स मान लिए, n, कितनी लेंथ है बेटे, l, और हर वायर में, हर लूप में कितना करंट जा रहा है, I। तो करंट इन दिस लूप कितना बन गया, देखिए यहां से भी आए, यहां से भी आए, यहां से भी आए, यहां से भी आए। एक ही वायर होती तो I, 2 वायर है तो 2I, 3 है तो 3I, 4 है तो 4I, 5 है तो 5I। तो I इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो I इनक्लोज कितना हो जाएगा बेटे, I इनक्लोज कितना हो जाए, I जो कि एक वायर में करंट है, इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल N दिस इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू लेंथ, लेंथ कितनी मानी है हम लोगों ने, L। लीजिए बच्चों, यानी I इनक्लोज कितना आ गया प्यारे बच्चों, I इनक्लोज कितना आ गया बच्चों, NL इंटू I। अब बस लगाइए एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है B डॉट DL दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I इन, B डॉट DL की वैल्यू कितनी आई बच्चों, BL दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू L इंटू I, L विल कैंसिल आउट, तो B की वैल्यू कितनी बनी बच्चे, म्यू नॉट NI। और इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं थी, ये हम लोग ऑलरेडी सोलेनॉइड पर बहुत अच्छे लेवल पे PhD कर चुके हैं।
अच्छा, एंड्स के बारे में बात करेंगे तो बच्चे एंड्स पे कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाती है। तो याद करो हम लोगों ने बोला था कि अगर मैं आइडियल सोलेनोइड के ग्राफ बनाता हूँ तो आइडियल सोलेनोइड के ग्राफ में यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है और एंड्स पर ये कैसी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास ऐसा टाइप का ग्राफ आ जाता है ना, ये हमारी एंड्स पर हो गई। हाउ मच, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो ये एक एप्लीकेशन है जो हमारी सीबीएसई में पूछी जाती है। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ भी हम लोगों को आना चाहिए। अब इसी जो ये लॉन्ग सोलेनोइड था ना बच्चों, लॉन्ग सोलेनोइड, इसको हमने ऐसे कर्व कर दिया डुच, तो एक ही सिलेंड्रिकल बन गया ना, और वायर ऐसे लपेटी गई है तो वही वायर इस पे आ जाएगा। अब ध्यान से सुना प्लीज, पे अटेंशन। एक चीज और बताता हूं, यहां पर जो ये रेडियस था इसका और जो ये इसकी लेंथ मानी गई थी कैपिटल एल, इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म है तो कैपिटल एल इज ग्रेटर देन आर, तभी जाके ये वाले केस हम लोग लगा पा रहे थे, इनफाइनाइट केस। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस आर है और इसकी जो विड्थ है, डायमीटर चौड़ाई है, मोटाई है, वो डी है। अब ये भी अगर हमें आइडियल कंडीशन लेके चलनी है तो ये रिलेटिव टर्म ले ली कि जो ये रेडियस है ये इसकी मोटाई से, थिकनेस से बहुत 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 बड़ा है, तो ये भी एक आइडियल सिचुएशन हम लोगों के लिए बन जाती है, यानी आर के कंपैरेटिवली डी बहुत छोटा है, यानी इनफाइनाइट कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए सिमिलरली जैसे हम लोगों ने सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया था, क्या इसका भी बना सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें देखिए करंट कैसे आ रहा है बेटे, यहां से बाहर आ रहा है और इस इधर से अंदर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, डन है ना, ठीक है ना। आपकी मर्जी है कैसे भी करा लो, मैंने ऐसे करंट को फ्लो कराया तो मैं ऐसे करा सकती हूँ, मर्जी आपकी है, टोटली तुम्हारी चॉइस है बच्चों। चलिए, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाना समझना बच्चे, फिर तो बहुत इजी है। देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या बनेगा, ए वाला बाहर को रिप्रेजेंट करेगा और यहां अंदर ऐसे आ रहा है ना, यहां से बाहर यहां से अंदर, तो हम लोगों ने देखो ये आउटर सरफेस बनाया मैंने, क्रॉस सेक्शनल बनाना बेटे, यानी ऐसे सोलेनोइड बीच में से काट दो, वो क्रॉस सेक्शनल व्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बनाया हमने अंदर वाला, ये बना इसका सेंटर, यहां से यहां बना इसका रेडियस और ये इसकी बनी डी। बोलो आया समझ में? अच्छा एक बार बताओ, यहां पर क्या है बेटे, बाहर आ रहा है डॉट 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 डॉट, और यहां पर क्या अंदर जा रहा है, लो जी, ठीक है। ठीक है, अब ये वायर यहां से ऐसे ऐसे वायर है, बस ये बात समझ में आ गई। अब हमसे बोला जाता है कि इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ और इस पॉइंट पर बताओ, यानी यहां पर बताइए ए पॉइंट, यहां पर बताइए बी पॉइंट और यहां पर बताइए सी पॉइंट। देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना दिया मैंने, जैसे सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया था वैसे ही इसका बन गया। बोलो आया समझ में? चलिए अगर हम ए की बात करें, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम ए की बात करें तो ए पर जो हमें पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले सीधी लाइन में थी, हमने ऐसे घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल की फॉर्म में ही लाई करने वाली है, यानी इसके अंदर ब्लैक से जो बना रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब किधर होगी, ऐसे, यानी ए डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ए डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारे पास। देखो ध्यान से, ऐसे ना ऐसे, तो बाहर करंट निकला बाहर, अंदर तो थंब ये रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसी एरिया में है ना बच्चों, बस ए इस वाले में, जो डी इसकी थिकनेस है, ए यहां से यहां तक ही मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट पे निकालो, ये ओ रहा हमारे पास, तो ए पॉइंट पे क्या करो, एक एम्पीरियल लूप बना लो। एम्पीरियल लूप बना ली बच्चों हम लोगों ने, ये बना ली, खुद का रेडियस कितना मान लिया, एक्स, लगाओ बी
at A dot dl, this is equals to म्यू नॉट I इनक्लोज। अब देखो जो करंट है वो यहाँ इस ब्लैक वाली से रेड वाली में जा रहा है, बस ब्लैक से रेड में। क्या अंदर करंट है क्या? नहीं सर, अगर अंदर करंट नहीं है तो आई इन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। आई इन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब बी या डीएल का प्रोडक्ट 0 है, बट डीएल तो 0 नहीं होगा, तो बी एट ए क्या होगा बच्चों? 0। लो जी, यानी इस सेंटर से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? 0। चलिए अब सी पॉइंट पे देखते हैं, बी पे बाद में आएंगे। अब सी पे देखिए, देखो देखो सी पर, तो सी पर क्या करेंगे? हम एक बड़ा लूप ले लेंगे, है ना। सी पर क्या करेंगे बेटे? हम एक बड़ा एम्पीरियल लूप ले लेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, अब क्या हो रहा है देखो, सी के अंदर टोटल वायर आ गई ना, टोटल पूरा क्रॉस सेक्शनल। यहां से करंट बाहर आ रहा है, उधर से करंट अंदर जा रहा है। जितना बाहर आ रहा है उतना अंदर जा रहा है, जितना बाहर आ रहा है उतना अंदर जा रहा है। यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी जो आउट निकल रहा है उतना ही अंदर जा रहा है। तो नेट करंट, और सर 0 हो गया ये तो। मैं देखिए ना, इनकमिंग जितना बाहर निकल रहा है उतना ही एंटर कर रहा है। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, जितना बाहर उतना अंदर। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो और एक नेगेटिव डायरेक्शन मान लो, तो नेट करंट कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। वेरी गुड। तो रीजन लिख दोगे बच्चों। बी एट सी के बारे में अगर हम बात करें, बी एट सी के बारे में अगर हम बात करें, तो दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन, और रीजन क्या लिखेंगे? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लो जी, therefore I is equal to I in is equals to 0, therefore B at C B equals to 0। अब बात की गई, चलो जी चलो, बहुत अच्छी बात आया बच्चे। अब बात करते हैं इस B पॉइंट पे, यानी जहां ये ब्लैक वाली क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो हमें लूप लेना है वो सिमेट्री होना चाहिए पहली बात। तो क्यों ना हम ऐसा ही एक ब्लू वाला लूप ले ले, बिल्कुल ही लो, बिल्कुल ऐसा ही लूप ले ले, आर रेडियस का लूप ले ले भैया। अब देखिए इस लूप के अंदर कितना करंट है? बस केवल और केवल बाहर वाला तो बाहर हो गया, तो ये या तो बाहर वाला करंट है, बस एक ही डायरेक्शन में करंट है। देखना ध्यान से, लूप के अंदर, यानी लाल वाले पोर्शन को तो हटा दो, लाल वाला पोर्शन तो हट गया। अब इस ब्लू वाली लूप के अंदर कितना पार्ट आ रहा है बेटे? बस ये छोटे वाला, और यहां से करंट कहाँ आ रहा है? बाहर। कितना आ रहा है? आई। कितने टर्न्स है? एन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बी एट बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। अब ध्यान से सुनना बच्चों। चलिए अब एक चीज और देखिए, ब्लैक वाली भी इधर, और जो हम लोगों ने एम्पीरियन लूप माना है वो भी इधर। बी और डीएल में कितना एंगल? बी भी इधर, डीएल भी इधर। थीटा की वैल्यू 0, हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0, हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0, यानी बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बी बी डीएल cos 0, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। cos 0 1 होता है, बी बी हर एक पॉइंट से रेडियस सेम रहेगा बच्चों, आर 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 रेडियस रहेगा, तो बी बी को कॉमन ले लो बच्चे, डीएल, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। अब जल्दी से मुझे एक बात बता दीजिए बस, फिर हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई इन कितना है? अरे सर आई इन क्या होता है कि कितनी वायर, कितने टर्न्स हैं? टोटल टर्न्स कितने माने बच्चों? एन। टोटल टर्न्स कितने माने बच्चों? कैपिटल एन लिख लीजिए। चलो एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यही है ना हमारे पास। तो इस लूप के अंदर कितने टर्न्स आ गए? सारे टर्न्स आ गए सर इसमें तो। वेरी गुड। तो आई इन कितना आ जाएगा बच्चों? आई इन की बात करें अगर हम, आई इन कितना आ जाएगा बेटे? आई इंटू कैपिटल एन, आई इंटू कैपिटल एन लिख लेते हैं। चलिए
तो बी डॉट डी एल, डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ, लेंथ कितनी है 2 पाई आर बी बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इनकी वैल्यू लिखिए बच्चों आई इंटू कैपिटल एन। तो बी एट बी देखो, बी एट बी देखिए बच्चों, बी एट बी कितना बना बच्चों, म्यू नॉट आई एन बाय 2 पाई कैपिटल आर। ध्यान से रखना एन बाय आर क्या बना, स्मॉल एन, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे सर ये तो वही आ गया, हाँ तो आना भी था ना वही भाई, पहले सीधी थी अब ऐसे कर्व कर दी, करंट भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, शेप ही तो चेंज करिए, अंदर आ गई। बट अभी यहाँ पे क्या रखना है, इसके इस वाले पॉइंट पे भी जीरो, बाहर भी जीरो, सोलेनोइड के बाहर वाले पॉइंट पर भी जीरो, बात समझ में आई ना। तो जो ये अंदर गोला बना तो इसके अंदर वाले पॉइंट पे भी जीरो, बाहर वाले पॉइंट पे भी जीरो, टोरॉइड के केस में। अच्छा अब हमें यहाँ से एक चीज और याद रखनी है बच्चों, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आपके पास देखिए, इसमें तो हम लोगों ने कंडीशन ले ली कि आर और ये डी बहुत छोटा है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए आपको ये रेडियस यानी इनर रेडियस ए दे दिया और आउटर रेडियस बी दे दिया, यानी दोनों का रेडियस अलग अलग दे दिया, तो जो ये आर है रेडियस, ये कौन सा लेंगे, ए लेंगे बी लेंगे, ना ए लेंगे ना बी लेंगे, इन दोनों का मीन लेंगे सर। और मीन कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2, बात समझ में आ गई। ये रेडियस तो हम लोगों के पास कंडीशन ये थी कि d बहुत छोटा है, यानी ये वाली वायर मतलब ये वाला इनर और आउटर का रेडियस अप्रोक्सीमेटली आर है, लेकिन अगर अच्छी खासी d की ये कंपैरेटिवली ना आए, यानी r बहुत बड़ा ना हो d के कंपैरेटिवली, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमें एक रेडियस a गिवन होगा, एक b गिवन होगा, तो हम r की जगह उसका मीन लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चों, मीन। तो r की वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2, और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हाँ चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग IIT JEE एडवांस लेवल वाले टॉपिक के लिए। चलिए सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट के कारण। देखिए प्योरली फॉर IIT JEE मेंस प्लस एडवांस लेवल, CBSE में ना पूछा है ना पूछा जाएगा। तो अब हम जो बात करते हैं कॉन्सेप्ट, देखिए कहीं पर भी यूज हो सकता है, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बस सिंपल, ठीक है ना। और इस पे जो करंट डेंसिटी गिवन है ना बच्चे, वो है लैम्डा एम्पियर पर मीटर। अच्छा अब सुनिए, डायग्राम देख के आपको समझ में आ गया होगा कि करंट ऐसे अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, शीट है अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम क्यों ना इस पॉइंट को मैं यहां से ओरिजिन मान लूं, ये पॉइंट ओरिजिन, ये मेरी एक्स एक्सिस बन गई, मान लेते हैं ऊपर मेरा y एक्सिस बन जाएगा, नीचे मेरा माइनस y एक्सिस बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इस ओरिजिन से अगर मैं बात करूं, ओरिजिन से मैं x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट मानूं, छोटा सा, ये y पर एक छोटा सा एलिमेंट, सिमिलरली उतना ही y पर एक नीचे भी छोटा सा एलिमेंट मानो, तो मुझे इस x पर इधर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, ठीक है ना। मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करें, तो छोटे से एलिमेंट के कारण, अब छोटा सा एलिमेंट है किधर बच्चों, ये रहा अंदर है, तो डायरेक्शन किधर होगी, तो क्या कहता है बच्चे, थंब पोजीशन वेक्टर ए डायरेक्शन में, यानी अगर हम बात करें इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। देखना प्लीज पे अटेंशन, ये थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसके कारण किधर बनेगी बच्चों, ये, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। अब ये इधर चला जाएगा, यानी अगर हम बात करें ये पोजीशन वेक्टर, तो इस पे ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाले पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान से देखना प्लीज पे अटेंशन। तो ये इसको मैं बोल दूं A, तो ये डायरेक्शन आई BA की, ये मैं बोल दूं B, तो ये डायरेक्शन आई BB की, ठीक है ना। सिमेट्रिकल अपोजिट एंड है, तो ये एंगल भी थीटा जाएगा बच्चों, ये एंगल थीटा जाएगा बच्चों, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी थीटा हो गया हमारे पास, तो इसके कंपोनेंट कर दीजिए बच्चों,
तो बी बी कॉस थीटा ए डायरेक्शन में और बी ए कॉस थीटा ए डायरेक्शन में, यानी दे विल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो होगा क्या, नेट रिजल्टेंट जो आएगा नीचे की डायरेक्शन में आएगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। सिंपली अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक शीट है और इस शीट के कारण करंट अंदर चल रहा है और इस शीट के कारण हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो पुट थंब, स्ट्रेच फिंगर, पाम, तो नीचे की डायरेक्शन में। यहां से हमें यही चीज समझ में आनी थी कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ओरिजिन से ऊपर उतना ही ओरिजिन से नीचे, इसके कारण एक कंपोनेंट के कारण इधर की डायरेक्शन में आएगी, एक कंपोनेंट के कारण इधर की डायरेक्शन में आएगा। और ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो क्या कर लो, सर्कल बना लो, एक सर्कल के फॉर्म में भी बना के देख लेंगे, है ना, और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन ही आएगी। तो व्हाट विल रियलाइज, सिमेट्री है बिल्कुल, जितना ऊपर उतना नीचे, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। बट हमें डायरेक्शन थी, डायरेक्शन निकालने से यूज था। अच्छा इधर इतना ही माइनस एक्स पे बताओ, माइनस एक्स पे कितना आ जाएगा, तो करंट नीचे था, अब करंट इधर है ऊपर, यानी डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी। तो हमें समझ में आ गया बस। चलिए तो अब प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लो ही करना हम लोगों को। बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। अब हम लोगों को वो लूप का देखिए, ये हमारे पास शीट है बच्चों, इस शीट के कारण हमें किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेट्स से यहां से r दूरी पर एक p पॉइंट है, तो डायरेक्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड की, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड b डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इतनी ही दूरी पर अगर मैं r यहां पर लेके चलूं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बच्चे, b ऊपर की डायरेक्शन में। अब हमसे बोला गया क्यों ना इन पॉइंट पर एक रेक्टेंगुलर लूप, वही कंसीडर अ लूप, तो लूप ले ली बच्चों हम लोगों ने, एक रेक्टेंगल लूप ले लिया हम लोगों ने। अभी लूप की डायरेक्शन चूज करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर ही लूप की डायरेक्शन ले लीजिए। ये रेड वाली डायरेक्शन है बेटा एम्पीरियन लूप की, लो जी। देखिए ठीक है ना, ये लेंथ मान लेते हैं बच्चों L, और ये टोटल लेंथ हो गई बच्चों 2r। चलिए लगाइए अब B डॉट डी एल को, वही इसको पॉइंट P Q R S। चलिए स्टार्ट करते हैं। B डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू P Q B डॉट डी एल प्लस क्यू आर बी डॉट डी एल प्लस आर एस बी डॉट डी एल प्लस एस पी बी डॉट डी एल। देखो ध्यान से, चलिए तो ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ। चलिए अब स्टार्ट करते बच्चों, करें स्टार्ट। चलिए अब देखिए ध्यान से, बी बी नीचे है, एल बी नीचे है, बी एल नीचे, तो थीटा की वैल्यू 0। बी नीचे है, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे बी नीचे है, डी एल इधर है, बी नीचे है, डी एल इधर है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। बी बी ऊपर, एल बी ऊपर, क्योंकि रेड वाली डायरेक्शन एल की है बच्चों, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 बनेगी, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनने वाली है, ये थीटा की वैल्यू 0 बनने वाली है, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बनने वाली है। तो होगा क्या, इसको ऐड कीजिए, b बाहर ले लीजिए, dl cos 0, ये खत्म, ये भी खत्म, प्लस b बाहर ले लीजिए, dl cos 0, तो ये कितना बना बच्चों, b dl लेंथ l cos 0 1 b इंटू एल, यानी 2bl। ये तो हमारे पास b डॉट डी एल की वैल्यू आ गई बच्चों।
अब करंट देखिए, करंट कैसे निकालते हैं भैया, इसकी डेंसिटी गिवन है, एम्पीरियन लूप के अंदर कितना है, लेंथ है L, तो I इनक्लोज कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इंटू एल, लगाइए एम्पियर सर्किट लो, तो B डॉट डी एल कितना आ गया बच्चों, B डॉट डी एल दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इन, बी डी एल की वैल्यू देखिए कितनी आ गई बच्चे, 2BL, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट लैम्डा एल, एल एल विल कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। आपको नहीं लगता ये कुछ कुछ यूनिफॉर्म आ गई, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, म्यू नॉट मीडियम की प्रॉपर्टी और 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ गई बेटे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ कुछ वैसा ही रिजल्ट नहीं आया आप लोगों को, इफ यू रिमेंबर, तो कौन सा रिजल्ट याद करो, शीट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सेम सा रिजल्ट है। ये रिजल्ट याद कर लेना कि इनफाइनाइट शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट होती है, और कितनी होती है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।